तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। अच्छा, विरोधाभास कैसा? मतलब सोचिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी इंसान को बचपन से ही जीनियस या बहुत टैलेंटेड बुलाना दरअसल उसकी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। सुनने में तो ये सच में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानते आए हैं कि टैलेंट की तारीफ करने से हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, है ना? लेकिन जब कोई बहुत जरूरी परीक्षा में फेल होता है या मान लीजिए ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को बुरी तरह बिगाड़ देता है, तो उस घटना के ठीक 1 सेकंड बाद दिमाग में एक आवाज उठती है। एकदम सही, एक अदृश्य आवाज। और वो आवाज इसी बात से तय होती है कि हमने अपनी क्षमताओं को किस तरह से देखना सीखा है। ये अंदरूनी आवाज या तो हमें उस गलती से सीखने के लिए प्रेरित करती है या फिर बुरी तरह डराकर हमें पीछे धकेल देती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये हमारे अपने सोचने के तरीके यानी हमारे माइंडसेट का सीधा परिणाम है। तो आज हमारा मिशन इसी अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की बेहद प्रभावशाली किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। और विशेष रूप से हम इसके दूसरे चैप्टर इनसाइड द माइंडसेट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पूरी अवधारणा को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट उपमा आ रही थी। बताइए। हम दिमाग की इस आवाज को तकनीक के चश्मे से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान का दिमाग एक साधारण कैलकुलेटर की तरह प्रोग्राम किया गया है, जिसके पास बस कुछ तय फंक्शंस हैं। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम उसमें कोई ऐसा जटिल समीकरण डाल दें जो उसकी प्रोग्रामिंग के बाहर है, तो स्क्रीन पर सीधा एरर लिखा आ जाता है और सिस्टम वहीं रुक जाता है। ये एक फिक्स्ड या स्थिर प्रणाली है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है। जब एआई कोई गलती करता है या कोई गलत जवाब देता है तो वो क्रैश नहीं होता है। बिल्कुल, वो अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करता है और अगली बार पहले से ज्यादा स्मार्ट होकर सामने आता है। मतलब वो हर विफलता के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। ये कैलकुलेटर और एआई वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस मैकेनिज्म को समझाती है जिस पर कैरल ड्वेक का पूरा शोध टिका है। तो मतलब ड्वेक भी इसी तरह के 2 सिस्टम्स की बात करती है? हाँ, ड्वेक मुख्य रूप से 2 तरह की अंदरूनी आवाजों या 2 तरह के माइंडसेट्स को परिभाषित करती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वही कैलकुलेटर हो गया। बिल्कुल। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं तो ये आवाज इस गहरे विश्वास पर काम करती है कि इंसान की बुद्धिमत्ता, उसका टैलेंट और उसकी क्षमताएं जन्म के साथ ही पत्थर की लकीर की तरह तय हो जाती हैं। मतलब जो मिल गया सो मिल गया। हाँ, आपको जन्म से जो कार्ड्स मिल गए हैं, अब आपको पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ खेलना है। और यहीं से वो जीनियस बुलाए जाने वाला खतरा शुरू होता है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च का जिक्र है। ड्वेक ने बच्चों के साथ एक प्रयोग किया था जिसे पजल स्टडी कहते हैं। अरे हाँ, ये स्टडी तो पूरी मनोवैज्ञानिक दुनिया के लिए एक तरह से आहा मोमेंट थी। बिल्कुल थी। उन्होंने बच्चों के 2 समूह लिए और उन्हें हल करने के लिए कुछ आसान पहेलियां दी। जब बच्चों ने उन्हें हल कर लिया तो पहले समूह की तारीफ सीधे उनके टैलेंट के लिए की गई। जैसे कहा गया हो कि अरे वाह, तुमने ये कर लिया, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, और जो दूसरा समूह था उसकी तारीफ उनकी मेहनत के लिए की गई। उन्हें कहा गया कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तो एक तरफ टैलेंट की तारीफ और दूसरी तरफ मेहनत की। एकदम सही। इसके बाद असली प्रयोग शुरू हुआ। शोधकर्ताओं ने बच्चों को विकल्प दिया कि अब वो या तो एक और आसान पजल चुन सकते हैं या फिर एक मुश्किल पजल जो उन्हें कुछ नया सिखाएगी। और नतीजे हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट थे, है ना? बिल्कुल। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था उनमें से ज्यादातर ने फिर से आसान पजल को चुना। क्यों? मतलब मुश्किल चुनने में क्या हर्ज था? क्योंकि वे अपनी उस स्मार्ट छवि को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उनके दिमाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर मैं मुश्किल पजल में फेल हो गया तो ये लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। वे चुनौती से बचकर भागने लगे। अरे बाप रे! और दूसरे समूह का क्या हुआ? जिन बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की गई थी उनमें से लगभग 90% ने मुश्किल पजल को चुना। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, उन्होंने उस चुनौती को एक गेम की तरह लिया जहां वे कुछ नया सीख सकते थे।
मतलब सोचिए, एक छोटे से शब्द ने यह तय कर दिया कि कौन सा बच्चा रिस्क लेगा और कौन सा बच्चा सुरक्षित खेलकर अपना विकास रोक देगा। एक सेकंड रुकिए। यहाँ मैं एक बहुत ही आम शंका सामने रखना चाहता हूँ जो शायद इस चर्चा को सुन रहे किसी भी इंसान के मन में आ सकती है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर ऐसा है तो फिर उन लोगों का क्या जो जन्म से ही असाधारण टैलेंटेड होते हैं, जैसे मोजार्ट जैसी कोई चाइल्ड प्रोडिजी या कोई जन्मजात एथलीट? हाँ, ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। क्या ग्रोथ माइंडसेट इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि प्राकृतिक टैलेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है? मतलब क्या सब कुछ सिर्फ पसीने और मेहनत का खेल है? इस सवाल का जवाब ड्वेक बहुत ही स्पष्टता से देती हैं। ग्रोथ माइंडसेट टैलेंट के वजूद को बिल्कुल नहीं नकारता। अच्छा, तो फिर बात कहाँ अटकती है? बात टैलेंट के होने या न होने की है ही नहीं। बात यह है कि हम उस टैलेंट को देखते कैसे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या करता है? वो टैलेंट को एक अंतिम मुकाम, एक फाइनल डेस्टिनेशन मान लेता है। उसे लगता है कि अगर प्राकृतिक टैलेंट है तो उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट टैलेंट को सिर्फ एक शुरुआती बिंदु मानता है, एक स्टार्टिंग लाइन की तरह। मतलब टैलेंट सिर्फ एक कच्चा माल है। हाँ, उनके लिए टैलेंट वो कच्ची मिट्टी है, एक पोटेंशियल है जिसे मेहनत, अभ्यास और नई रणनीतियों से निखारा जा सकता है। टैलेंट आपको रेस में आगे खड़ा कर सकता है, लेकिन रेस खत्म करने के लिए तो दौड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब टैलेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक औजार है जिसे लगातार तेज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो अगर टैलेंट को ही सब कुछ मान लिया जाए तो जाहिर है कि जब कोई बड़ी चुनौती या विफलता सामने आएगी तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। यही वो मोड़ है जहां दोनों माइंडसेट्स का असली टेस्ट होता है। क्योंकि अगर इंसान ये मानता है कि वो जन्म से ही परफेक्ट है तो किसी भी मुश्किल का सामना करना उसके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक खतरा बन जाता होगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को ऑफिस में एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है जो उसके कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर है। फिक्स्ड माइंडसेट तुरंत डिफेंस मोड में चला जाएगा। वो काम को टालने लगेगा या रिस्क लेने से बचेगा। अगर वो असफल हुआ तो उसकी जो परफेक्ट और स्मार्ट वाली छवि है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अलग सोचेगा। हाँ, वो सोचता है कि ये काम वाकई बहुत मुश्किल है, मुझे अभी ये नहीं आता, लेकिन अगर मैं सही रणनीति अपनाऊं तो मैं इसे सीख सकता हूँ। इसे देखकर मुझे फिर से वीडियो गेम्स की दुनिया की याद आ रही है। हाँ। अगर हम इस मनोविज्ञान को एक वीडियो गेम की एनालॉजी से समझें, बताइए कैसे? फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी वो है जो कोई नया और बहुत मुश्किल लेवल आते ही गेम खेलना छोड़ देगा। क्योंकि वो अपनी साख बचाना चाहता है। बिल्कुल, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका विनिंग रेशियो 100% है, वो कभी हारता ही नहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी है वो जानबूझकर उस सबसे मुश्किल बॉस लेवल में जाएगा। वो बार बार आउट होगा, स्क्रीन पर 20 बार गेम ओवर लिखाएगा, और वो हताश नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हर बार आउट होने पर वो याद रखेगा कि अच्छा, उस कोने में एक छिपा हुआ खतरा है और बॉस इस पैटर्न में हमला करता है। अगली बार वो उस खतरे से बच निकलेगा। मतलब वो हार को हार नहीं बल्कि गेम का पूरा मैप समझने का एक जरूरी तरीका मानता है। एकदम सही। ये गेमिंग एनालॉजी उस गहरे मनोवैज्ञानिक तंत्र को बहुत खूबी से खोलती है जो विफलता को प्रोसेस करता है। मतलब हार को देखने का नजरिया। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो विफलता को अपनी पहचान बना लेता है, अपनी आइडेंटिटी। कैसे? अगर वो व्यक्ति किसी काम में फेल होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने एक गलती की। वो सोचता है कि मैं फेल हुआ, इसका मतलब है कि मैं ही एक फेलियर हूँ, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ। ओह, वो अपनी हार और अपने अहंकार को आपस में जोड़ देता है। उसका पूरा आत्मसम्मान दांव पर लग जाता है। ठीक यही बात है। वो हार को अपने वजूद पर एक हमले की तरह देखता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का अहंकार उस काम के परिणाम से नहीं जुड़ा होता। वो विफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाता। नहीं, वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक मानता है, एआई वाले उदाहरण की तरह। वो सोचता है कि मैं इस बार फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो तरीका मैंने अपनाया वो गलत था। मुझे एक नई रणनीति की जरूरत है। बिल्कुल। सफलता की लंबी दौड़ इसी एक फैसले पर निर्भर करती है कि हम हार को अपनी पहचान बनाते हैं या अपना मार्गदर्शक। जो कि हार सीधा अहंकार पर इतनी गहरी चोट करती है।
तो मुझे लगता है कि रोजमर्रा की मेहनत को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता होगा। इसमें कोई शक नहीं है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट प्रयास या मेहनत को बहुत ही नकारात्मक नजरिए से देखता है। वे इसे कमजोरी मानते हैं, है ना? हाँ, उनका तर्क कुछ इस तरह काम करता है कि अगर मुझे किसी काम को करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, किताबें छाननी पड़ रही हैं, रातों की नींद खराब करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि मुझ में वो प्राकृतिक टैलेंट है ही नहीं। वे बिना कोशिश किए, बिना पसीना बहाए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये तो उस हंस के भ्रम या स्वान इल्यूजन की तरह हो गया। हाँ, जहाँ हंस पानी के ऊपर तो बहुत शांत और बिना किसी मेहनत के तैरता हुआ दिखता है, लेकिन पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेजी से संघर्ष कर रहे होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग पानी के नीचे पैर मारने को शर्मिंदगी का कारण मानते हैं, बहुत सही कहा आपने। जबकि इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट प्रयास को एक बहुत ही शक्तिशाली चीज मानता है। उनके लिए मेहनत वो पुल है जो प्राकृतिक क्षमता को एक पक्की स्किल में बदलता है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक और चीज आती है जो बहुत कड़वी होती है, और वो है आलोचना, क्रिटिसिज्म। और फिक्स्ड माइंडसेट आलोचना को कैसे हैंडल करता है ये समझना बहुत जरूरी है। वे आलोचना को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं या तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। मैंने देखा है कि वे अक्सर उस इंसान पर ही हमला कर देते हैं जो आलोचना कर रहा होता है। हाँ, और इसका कारण भी वही है जो हमने विफलता के मामले में देखा। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान मानता है कि उसके गुण बदले नहीं जा सकते, इसलिए कोई भी आलोचना उनके काम की आलोचना नहीं होती, बल्कि सीधे उनके वजूद की आलोचना बन जाती है। तो दिमाग खुद को बचाने के लिए उस आलोचना को खारिज करने का डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम व्यवहारिक धरातल पर बात करें तो सच कहें, आलोचना सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता। जब कोई हमारे काम में कमियां निकालता है तो दिल को चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है। तो कोई इंसान रातों रात आलोचना को एक टूल की तरह कैसे देखने लग सकता है? क्या ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान रोबोट होते हैं जिन्हें कभी बुरा नहीं लगता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि डर तो सबको होता है। बिल्कुल। ड्वेक ये बिल्कुल नहीं कहती कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को आलोचना से दर्द नहीं होता। दर्द एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है। जब किसी ने किसी प्रोजेक्ट पर हफ्तों तक बहुत मेहनत की हो और बॉस उसकी आलोचना करे तो बुरा दोनों माइंडसेट वालों को लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कोई सन्यासी नहीं होते जो भावनाओं से परे हों। एकदम सही। तो फिर उस आलोचना को प्रोसेस करने में फर्क कहाँ आता है? फर्क इस बात में है कि उस शुरुआती दर्द के गुजर जाने के बाद वे करते क्या हैं। अच्छा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान उस दर्द को अपना आत्मसम्मान कम करने का कारण बना लेता है और उस आलोचक को अपना दुश्मन मान बैठता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान दर्द महसूस करने के बावजूद अपने आत्मसम्मान को उस आलोचना से अलग रखने की क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब वे भावनाओं के तूफान के बीच से भी काम का डेटा छांट लेते हैं। हाँ, वे सोचते हैं कि हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन क्या इस कड़वी बात में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसका इस्तेमाल करके मैं अगली बार अपने काम को और बेहतर बना सकता हूँ? वे उस कड़वी दवाई से सिर्फ इलाज का हिस्सा निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम अपनी कमियों को छिपाने, अपनी परफेक्ट इमेज बचाने और आलोचना से खुद को बचाने में इतनी मानसिक ऊर्जा लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि दूसरों को देखने का हमारा नजरिया भी बहुत डरावना हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। आज के समय में जब हम अपना लिंक्डइन या इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी दोस्त या सहकर्मी के नए प्रमोशन या किसी बड़ी सफलता की पोस्ट देखते हैं, तो अचानक पेट में एक अजीब सी घबराहट या ऐंठन होती है। हाँ, वो जेलेसी वाला फीलिंग। बिल्कुल, वो असल में हमारा फिक्स्ड माइंडसेट ही है जो खतरे का अलार्म बजा रहा होता है। ये माइंडसेट का एक बहुत ही गहरा सामाजिक पहलू है। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी दूसरे को सफल होते देखता है तो उसके दिमाग में एक जीरो सम गेम शुरू हो जाता है। मतलब कि किसी एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। हाँ, वो सोचता है कि दुनिया में सफलता की एक सीमित मात्रा है, एक पाई की तरह। अगर किसी और को सफलता का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया तो इसका मतलब है कि अब उसके लिए कम बचा है। उनके दिमाग में तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वे सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति इतना सफल है तो इसका मतलब है कि मैं असफल हूँ। इसलिए वे अक्सर दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं या उसे कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा कहने लगते हैं कि अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी या उसने जरूर कोई शॉर्टकट लिया होगा। हाँ, ताकि वे खुद को बेहतर महसूस करा सके। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट दूसरों की सफलता को खतरे की घंटी नहीं बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखता है। वे सफल लोगों को देखकर ये नहीं सोचते कि पाई का टुकड़ा कम हो गया। नहीं, वे सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति ये मुकाम हासिल कर सकता है तो इसने जरूर कोई खास रणनीति अपनाई होगी, कोई खास किताब पढ़ी होगी
या किसी अलग तरीके से अभ्यास किया होगा। मैं इस व्यक्ति की यात्रा से क्या सीख सकता हूँ? वे दूसरों की सफलता में अपने लिए एक रोड मैप ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही थका देने वाली तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? फिक्स्ड माइंडसेट पूरी की पूरी जिंदगी को एक परीक्षा में बदल देता है। जरा सोच कर देखिए, ऐसे दिमाग के साथ जीना कितना भारी होता होगा, जहां हर दिन एक अग्नि परीक्षा है। हाँ, हर मीटिंग, हर बातचीत एक टेस्ट है। बिल्कुल, हर नया काम एक ऐसा मंच है जहां आपको खुद को साबित करना है। एक छोटी सी गलती एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। हर किसी को जज करने का अधिकार है। इस निरंतर दबाव में जीना किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अंततः अपनी जिंदगी में हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनने लगते हैं, सेफ चॉइसेस। वे कोई नया काम हाथ में नहीं लेते। हाँ, वे कोई नई भाषा या नया शौक नहीं पालते, क्योंकि वहां शुरुआत में मूर्ख दिखने का या हारने का डर होता है। नतीजतन उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास एक जगह आकर पूरी तरह रुक जाता है। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट जीवन को एक परीक्षा नहीं बल्कि एक यात्रा मानता है, एक ऐसी लंबी जर्नी जहां हर अनुभव, चाहे वो बड़ी सफलता हो या बुरी विफलता, सिर्फ एक नई सीख बन जाता है। यहाँ किसी जजमेंट पैनल के सामने खुद को साबित नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। यहाँ लक्ष्य सिर्फ कल के मुकाबले आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना है। तो ये बात साफ हो गई कि ये सब सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिक विचार या किताबी बातें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। एकदम सही। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही राहत देने वाली बात भी है, जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग दो अलग अलग डिब्बों में बटे हुए हैं, कि कुछ लोग पूरी तरह फिक्स्ड हैं और कुछ पूरी तरह ग्रोथ वाले हैं। हाँ, ये ड्वेक के शोध का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। हकीकत यह है कि हर इंसान के अंदर ये दोनों माइंडसेट मौजूद होते हैं। मतलब हम किसी एक माइंडसेट में हमेशा के लिए कैद नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सभी एक मिश्रण हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने काम या करियर को लेकर बहुत ग्रोथ माइंडसेट रखता हो, वो वहां रोज नया सीखता हो, फीडबैक का स्वागत करता हो और रिस्क लेता हो। लेकिन जब बात उसके रिश्तों की या उसकी किसी व्यक्तिगत आदत की आती हो, तो उसका फिक्स्ड माइंडसेट अचानक हावी हो जाता हो। हाँ, वो वहां सोचने लगता हो कि मैं तो रिश्तों के मामले में ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव नहीं बदल सकता। मतलब ये एक स्विच की तरह है जो अलग अलग परिस्थितियों में ऑन या ऑफ होता रहता है। एकदम सही एनालॉजी है। कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे अंदर के उस डरे हुए फिक्स्ड माइंडसेट को बाहर ले आते हैं, जैसे शायद बहुत ज्यादा थकावट या किसी ऐसे सहकर्मी का सामना करना जो हमसे बहुत बेहतर काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा काम हाथ में लेना जो हमने पहले कभी नहीं किया। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, जागरूकता, अवेयरनेस। हाँ, हमें सचेत रहना होगा। ड्वेक स्पष्ट करती हैं कि माइंडसेट भले ही अदृश्य हो, लेकिन यह हमारी नियति गढ़ रहा है, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारी आदतें बनते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि हमें अपने उन ट्रिगर्स को पहचानना होगा। जब भी वो अंदरूनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, लोग तुम पर हंसेंगे, इसे छोड़ दो, तो हमें उस आवाज को सुनना है, लेकिन उसकी बात नहीं माननी है। हम उस आवाज से एक संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल। हम उसे पलटकर क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि शायद मुझे ये काम अभी नहीं आता, शायद लोग शुरुआत में हंसेंगे भी, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं इसे सीख जरूर सकता हूँ। हाँ, ये अभी नहीं या नॉट येट की जो शक्ति है, वो फिक्स्ड माइंडसेट के ताले की चाबी है। सही मायने में देखा जाए तो ये कोई जन्मजात श्राप या वरदान नहीं है। ये हर दिन, हर पल, हर चुनौती के सामने ली जाने वाली एक सचेत चॉइस है। ये हमें तय करना है कि हम अपनी गलतियों के डर से छिप जाएंगे या उन गलतियों का विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे ये एक अदृश्य अंदरूनी आवाज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तय करता है कि हम जीवन में आने वाली चुनौतियों, असफलताओं और रोजमर्रा की पसीना बहाने वाली मेहनत को कैसे देखते हैं, और आलोचनाओं के तीखे तीरों और यहाँ तक कि दूसरों की सफलताओं को किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ सीखना नहीं है। टैलेंट तो सिर्फ वो जमीन है जिस पर हमें मेहनत की इमारत खड़ी करनी है। ग्रोथ माइंडसेट कोई अंतिम मंजिल नहीं है जिस पर एक बार पहुंच गए तो काम खत्म हो गया। हाँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसे हमें रोज इंस्टॉल करना पड़ता है। और इस चर्चा को विराम देते हुए स्रोत सामग्री की गहराई से मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी
जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए और व्यापक आयाम पर ले जाता है। बताइए वो क्या है? अभी तक हमने सिर्फ इस बारे में बात की है कि हमारा माइंडसेट हमारे खुद के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट हमारी नियति को इस हद तक आकार देता है तो जरा सोचिए कि ये उन लोगों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर दिशा है। आप लीडरशिप और परवरिश की बात कर रही हैं। बिल्कुल। जब एक कंपनी का लीडर, एक मैनेजर या एक माता-पिता फिक्स्ड माइंडसेट से काम करता है, जब वे सिर्फ जन्मजात टैलेंट की तारीफ करते हैं, जब वे हर छोटी गलती पर कड़ी सजा देते हैं, और जब वे मानते हैं कि इंसान बदल नहीं सकता। हाँ, तो क्या वे अनजाने में अपने आसपास के लोगों का, अपनी टीम का या अपने बच्चों का विकास हमेशा के लिए रोक रहे हैं? मतलब वे अपनी उस डरी हुई आवाज को दूसरों के दिमाग में भी डाल रहे हैं। एक क्रैश होने वाले सॉफ्टवेयर की तरह, अगर वे विफलता को अपराध बना देंगे तो उनके अधीन काम करने वाले लोग कभी कोई नया रिस्क नहीं लेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है। बाप रे, ये वाकई में बहुत ही विचारोत्तेजक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ना? बिल्कुल। हम सिर्फ खुद के विकास को सीमित नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास के पूरे माहौल को भी उसी फिक्स्ड ढांचे में ढाल रहे होते हैं। सही बात है। तो शायद समय आ गया है कि हम सब अपने दिमाग की गहरी सेटिंग्स में जाएं, उस पुरानी डराने वाली आवाज को म्यूट करें और अपने इस जटिल सिस्टम को एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के साथ फाइनली अपडेट कर लें। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हमें बस नई चुनौतियों को अपनाते रहना है, फीडबैक से सीखते रहना है और अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना है।